नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। मैं हमारे आदरणीय मास्टर जी राजेंद्र जी के साथ बैठा हूँ। आज का विषय गंभीर है। गंभीर ना सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों की जान, अस्मत, प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि सारा दिन अपने हाथ में कोई किताब उठा के संविधान 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 चिल्लाने वाला कुछ गंभीर सवालों के जवाब देने में असमर्थ दिखता है, जो कि आजकल हुआ। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो मरोड़ दी गई बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, उस वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर थी जो किसी भी संवैधानिक देश में नियम प्रणाली में फिट नहीं बैठती। और तो और इस्लामिक 56 देशों की उम्मा में भी कहीं जो उदाहरण हिंदुस्तान भारत के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था में है, वक्फ बोर्ड को दिए गए, वो पूरे संसार के किसी भी इस्लामिक मुल्क में नहीं दिए गए। राजेंद्र जी, आप बताइए इसको। जी नमस्कार आपके दर्शकों को। वक्फ बोर्ड का जो सवाल आपने उठाया है, आज के संदर्भ में इस पर विचारकों के द्वारा और आपके दर्शकों के द्वारा विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड, यदि मैं भारत के बारे में बात करूं, तो एक इतनी मजबूत संस्था बना दी गई राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर कि जिसके पास असीम आर्थिक शक्ति और जमीन की शक्ति आ गई। जितने भी मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड में, उन सभी देशों से ज़कात के रूप में जो चंदा आता है, वो वक्फ बोर्ड के द्वारा उसके जरिए से यहाँ के मदरसों में और मस्जिदों में पहुँचता है। पहली बात तो वो जो पैसा पहुँचता है मस्जिदों में या मदरसों में, उसका भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, पत्थर फेंकने वाले घटनाओं में इस्तेमाल होता है, और वो जो पैसा है धर्मांतरण में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर अपराध करते हैं, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, आतंक फैलाते हैं, उन आतंकियों को न्यायालय में मदद देने के लिए खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वहाँ से इतना भारी पैसा आता है, उस पैसे का सबसे ज्यादा शोषण, आर्थिक भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वही उठाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में कहता हूं, एक जगह कहीं 2 लाख रुपए किराए पर दी जानी है। किराया उसका बाजार भाव के हिसाब से 2 लाख ही है, परंतु 2 लाख रुपए में वो दुकान देने के बाद में उसका अधिकांश हिस्सा उस किराए का एक मुश्त राशि के रूप में जो वक्फ बोर्ड के मैनेजर जो हैं, मुतलबी जो उसको मैनेज करते हैं, वो मुतलबी उस पैसे को ले लेते हैं। 1 लाख में से 2 लाख में से 1.5 लाख रुपया वो लोग ले लेते हैं और उसको 50,000 के किराए में दिखाया जाता है। 50,000 के किराए में भी दिखाने के लिए और भी उसमें से तरह तरह से राशि जो है वो घटा करके दी जाती है। इस प्रकार का भयंकर रूप से एक भ्रष्टाचार वो हो रहा है। और इस जमीन में जो लोग हिंदुस्तान छोड़ करके मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, उन लोगों की जमीनें भी इन्होंने कब्जाई, जबकि शत्रु संपत्ति कानून के अधीन उनके द्वारा छोड़ी गई जमीन वो भारत सरकार की है, उसे हम शत्रु संपत्ति के कानून के अधीन भारत सरकार की संपत्ति मानेंगे। लेकिन सरकार की लापरवाही के द्वारा मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए
सरकार ने ये छूट दी कि इस प्रकार शत्रुओं के द्वारा, जाने वालों के द्वारा छोड़ी गई जमीन पर वो कब्जा करें, मनमाने कब्जा करें, चाहे वो मुसलमानों के द्वारा छोड़ी या हिंदुओं के द्वारा छोड़ी, या हिंदुओं की कोई जमीन जो लावारिस पड़ी है, जिसको कोई क्लेम नहीं कर पाया या जिसको कोई निश्चित नहीं कर पाया, वो जमीन भी उन्होंने कब्जाई। और जैसा कि आंकड़े बताते हैं, सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वो 10 साढ़े 10 लाख एकड़ के आसपास की जमीन है जो वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है या उनके कब्जे में है, लेकिन जब वास्तविक सर्वे के आंकड़े आए तो ये जमीन 42, 43, 44 लाख एकड़ जमीन निकली है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसमें भारत की सरकारी महकमों की जमीनें हैं, रेलवे की जमीनें हैं, भारतीय सेना की जमीनें हैं, और विभागों की जमीनें हैं, भारत के पुराने धार्मिक ट्रस्टों की जमीनें हैं, भारत के मंदिरों की जमीनें हैं। इस प्रकार से जो भी जमीन इनको लावारिस पड़ी दिखाई दी और जिस पर ये कर सके, उस जमीन को इन्होंने कब्जा करके वक्फ बोर्ड की जमीन बना लिया। यही नहीं मास्टर जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इनकी मंशा यानी वक्फ बोर्ड की मंशा जिस भी जमीन पे होगी, संविधान कानून से इनको फुल सपोर्ट मिलता था। जो पूरा सिस्टम चेंज होता था, मान लीजिए कि मेरी ही जमीन है, मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो मुझे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जो कि पूरे जिले में शायद एक हो और हो सकता है राज्य में भी एक हो, जैसे कि उनका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उस शख्स को मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ही उसकी हायरिंग के लिए जाना है, और वहां पे पूरा सिस्टम मुस्लिम्स द्वारा, मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम से ही चलता है। यानी कि मुझे मुस्लिम ही वकील हायर करना होगा, वहां पे मुस्लिम ही क्लर्क से मैंने अपने टाइपिंग या कुछ भी वो करना होगा। तो ये संविधान के अनुरूप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अतिक्रमण मेरा था या कुछ भी था, मेरे को डिस्प्यूट हो गया, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो स्वयं डीसी को आज्ञा दे सकता था। डीसी पुलिस बल के साथ मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा करने के लिए बाध्य था। मैं पूछना चाहता हूं अपने क्षेत्रवासियों से, लोगों से, जो संविधान, इक्वलिटी, भाईचारा और कानून व्यवस्था का जो ढिंडोरा दिन रात पीटते हैं, क्या वो वाकिफ नहीं थे? क्या उनका विवेक मर गया था? या वो अपनी एक पार्टी को अपीज करने के लिए अपने ही भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाते रहे? आपको शायद याद होगा, ये 2013 में प्रॉपर्टीज के, क्योंकि 2014 में इलेक्शंस था, 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली की, दिल्ली गवर्नमेंट जो कि उस टाइम पे कांग्रेस थी, उन्होंने मुस्लिम्स वोट को अपीज करने के लिए 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को कन्वर्ट कर दी अपनी इच्छा से। तो क्या ये एक टूल बन के नहीं रह गया था पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए कि भाई आओ, हम आपको 123 प्राइम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, कई करोड़ों की, हमें वोट दो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है आपने, ये समसामयिक होते हुए भी और साथ के साथ भारत के लिए, भारत की ताकत के लिए ये असरदार विषय है। वक्फ बोर्ड जब शुरू में बना था, तब से ही सरकार ने इसको शक्तियां देने के मामले में बहुत नरमी बरती जाती रही। अधिकांश ये महकमा मुस्लिम मंत्रियों के अधीन रहा और उन्होंने बेलगाम शक्तियां देकर के इसको मजबूत बनाया। बची कुची कसर जब 89 से 1989 से भारत में मुस्लिम आतंकवाद बढ़ने लगा, उसके बाद 1992 में केंद्रीय कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके कारण से वक्फ और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा बेहिसाब से चलने वाला, और ज्यादा अन्यायपूर्ण गैर कानूनी काम करने वाला हो गया। उस समय कानून में ये ताकत दी वक्फ को कि भाई वो जिस जमीन को ये कहेगा कि ये मेरी है, वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। अगर किसी को एतराज है तो वो न्यायालय में जाकर के उसके इस वक्फ के इस निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता।
उसको अपील करनी भी है तो उन्हीं के द्वारा गठित एक ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, उसी में अपील करनी पड़ेगी और उसमें सुनने वाले भी वक्फ बोर्ड के ही लोग होंगे, वही लोग जज का काम करेंगे। तो ये कैसा न्याय है? वो जो फैसला कर देंगे तो उसको हम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। इस कानून का आधार लेते लेते 1992 से लेकर के 2013 तक बेहिसाब प्रॉपर्टीज कब्जाई गई और केवल कब्जाई ही नहीं गई, उनका दुरुपयोग भी हुआ। उसके लिए जैसे जैसे इस विषय में बातें चलती थी, इवन एक केस तो ऐसा भी आया कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे, उनको हटाया भी इसी कारण से गया था। अच्छा, वक्फ बोर्ड जैसे भी है उसकी बाह मरोड़ी या जो भी घटनाक्रम चला, उसके बाद भी कीमत हिंदुओं ने ही चुकाई। मुर्शिदाबाद के दंगे देख लीजिए। आपने सही कहा कि अभी अभी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके उसमें वक्फ बोर्ड को उसकी जो अन्यायपूर्ण शक्तियां थी उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां थी उससे यहाँ का शक्तिशाली मुस्लिम समाज फायदा उठा रहा था, गरीब मुस्लिम वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं उठा रहा था। यहाँ जो पैसे वाला समाज है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पर कब्जाए हुए था, उसी को वो किराए पे देता था, उसी को वो बेचता भी था और बेच करके पैसा जो है वो कमाता था। इस प्रकार का एक भू माफिया कह लेना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो होता जा रहा था। अब जब इस वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की कोशिश हुई है तो वास्तव में जो कुछ सरकार ने किया है उन तथ्यों को जाने बिना तमाम मुसलमानों को भड़काने के लिए जगह जगह दंगे करवाने की योजना बनाई है। भारत में कोशिश की, कहीं मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर सूअर का सिर फेंक दिया, कहीं मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंके जाने लगे ताकि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो। भारत में तो ये चाल उनकी कामयाब नहीं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि वहां पर हिंदुओं को दंगे के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में बेरहमी से कत्ल किया गया है, बलात्कार हुए हैं और झगड़े संपत्ति पे कब्जाए किए गए हैं, दुकानों को लूटा गया है। अब ये जो स्थिति है सरकार को पूर्व आभास में लेनी चाहिए थी। अब सरकार जागी है, उसने वहां पर पुलिस को कंट्रोल न दे करके आरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को भी जो है वहां पर भेजा गया है। उनको अधिकार दिए हैं कि दंगा करने वाले लोगों से, अत्याचार करने वाले लोगों से निपटे। इस सारे संदर्भ में सबसे दुख भरी बात क्या है कि वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो सरेआम अपने वोटों के लालच में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो सरेआम मुस्लिम लोगों को भड़का रही है दंगे करने के लिए, हिंदुओं की हत्या करने के लिए। सरकार को इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुर्शिदाबाद में होने वाली ये घटना ये अकेली नहीं है अपने आप में, इसमें वहां के एमएलए, वहां के एमपीज सब लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा तंत्र काम कर रहा है। वहां का तंत्र जो है इस बारे में, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हुई वहां से भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और ये ऐसा सारे देश में करना चाहते हैं। सरकार को समय पर इस बारे में चेत करके सावधानीपूर्ण स्टेप जो है उठाने चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है कि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया और यहाँ के बीजेपी को छोड़ करके बाकी कोई भी पार्टी किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा रही। तो यहाँ के हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि केवल भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी तमाम देशों में हिंदुओं के हितों के लिए कौन काम कर सकता है, इस बात को वो ध्यान में रख करके अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को आगे डिसाइड करें। बिल्कुल जायज, धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से आशा करता हूं कि संविधान, कानून, इन सब की बातों को उछाल कर भावना में ना बहे। संविधान तो बांग्लादेश में भी था जहां पर हिंदू पुरोहित इस्कॉन टेम्पल वाले को लोकतांत्रिक देश में आज तक वकील तक नसीब नहीं हुआ है।
वो काल कोठरी भोग रहा है। तो जितने भी 56 देश मुस्लिम उम्मा वाले हैं वो वक्फ बोर्ड को वैसे पेश नहीं करते हैं जैसे हिंदुस्तान में, इंडिया में पेश किया गया है। ये पूर्ण रूप से संविधान की अवहेलना है, धोखा है। मेरे देशवासियों, संविधान की भावना एकजुटता की भावना है। किसी को अपीज करना, किसी को अत्यधिक धन, आर्थिक लाभ या और तरीके के एडवांटेज देके दूसरे अपने ही भाई को नीचे गिराने की भावना कभी संविधान की ना थी ना है। जय श्री राम। जय श्री राम।